हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम यूरिया ऑक्टेव है। जिसके बाद हम एक लाल बालों वाली लड़की को भी देखते हैं और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम है एल्त्रिया ऑक्टेव, ट्रेड फेडरेशन की लीडर। हम देखते हैं कि वो दोनों ये सब आइक से बोल रही होती है। जिसके बाद एल्त्रिया आइक से बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तो सीधा सीधा पूछती हूँ कि डीमन लॉर्ड आर्मी मेरे से क्या चाहती है। जो सब सुनकर आइक कहता है कि हमें मिले सिर्फ 12 घंटे ही हुए हैं, तो अभी तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरिया रोते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, हम लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद हम सेटी को देखते हैं जो कि उस शिप से भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो वह एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। और ये सारा पिछले एपिसोड का रिकैप था। तभी वहाँ पर उन सभी पायरेट्स का लीडर आ जाता है और फिर वो बंदा जिसने सेटी को यूरिया समझकर किडनैप कर लिया था वो कहता है कि ये जेनोबिया के लीडर की बेटी को मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। जो सुनकर उनका लीडर साथी सेटी यानी कि 13 को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है और कहता है ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं है, ये तो कोई आम लड़की है। और जब जिसने किडनैप किया था वो 13 की तरफ देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है कि ये वो कैसे नहीं है। जिसके बाद वो लीडर आगे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक मेड की जरूरत तो थी ही सही। जो सुनकर इधर 13 काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि अब उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि 13 के साथ में था और वो एल्तेरिया से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, सेटी मेरी गलती की वजह से ही पकड़ी गई है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ये जरूर पायरेट्स ने ही किया होगा और वो लोग अब तक तो सेटी को लेकर समुंदर को पार कर चुके होंगे। तभी वहाँ पर अचानक से आइक भी आ जाता है जिसने सब कुछ सुन लिया था और वो एल्तेरिया से कहता है कि मैं लाऊंगा सेटी को वापस ढूंढकर, बस मुझे एक शिप की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर एल्तेरिया भी आइक को शिप देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद आइक सेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर आइक सेती और अपने अच्छे पलों को याद कर रहा होता है, यानी कि उसको 13 की याद आ रही थी। तभी सीन पायरेट्स की शिप की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पायरेट्स के लीडर ने 13 को काफी छोटे छोटे कपड़े पहना दिए होते हैं और 13 बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हुए उस लीडर से कह रही होती है कि आपने मुझे इतने छोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं। जिस पर वो लीडर कहता है, ए लड़की, मेड का काम होता है अपने मास्टर की सेवा करना, उसे अपने मास्टर को खुश रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और इसीलिए तुम्हारा काम है जो मैं बोलूं वो करना, समझी। जो सुनकर 13 को आइक की याद आने लगती है। जब आइक ने 13 से कहा था कि आज से तुम मेरी मेड हो, तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, सफाई करोगी और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वापस से प्रेजेंट में 13 लीडर से कहती है, लेकिन मैं एक मेड की तरह काम नहीं करना चाहती, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। और हम देखते हैं कि वो लीडर पहले तो थोड़ा सोचता है और फिर इसके बारे में मान भी जाता है। जिसके बाद 13 सीधा किचन में चली जाती है जहाँ पर वो खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी और उस पर निगरानी रखने के लिए वहाँ पर 2 और पायरेट्स भी खड़े हुए थे। जिसके बाद 13 उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा अल्कोहल मिलेगा। नहीं, मुझे पीने के लिए नहीं, खाने में डालने के लिए चाहिए, क्योंकि इससे खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 13 की बात सुनकर वो दोनों उसे अल्कोहल दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि 13 उस अल्कोहल को खाने में डालने से पहले थोड़ा सोचती है और फिर वो अचानक से अल्कोहल को खाने में डाल देती है जिससे उस खाने में आग लग जाती है। और हम देखते हैं कि एक पायरेट के ऊपर भी अल्कोहल लग जाता है जिससे वो भी जलने लगता है और तभी दूसरा वाला पायरेट इस आग को बुझाने में लग जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर 13 वहाँ से छुपकर निकल जाती है। अब 13 किचन से तो भाग जाती है, लेकिन तभी रास्ते में 2 पायरेट्स बात कर रहे थे कि किचन से कुछ ज्यादा ही शोर आ रहा है, शायद वो लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। अब उन दोनों को देखकर 13 वहीं पर एक बॉक्स के पीछे छुप जाती है और वहीं पर 13 को एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड होता है। जिसे देखकर 13 सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। जिसके बाद हम लीडर को देखते हैं जिसका नाम आपको पता ही होगा, केरोसा होता है। वो 13 के लिए छोटी छोटी सी ड्रेसें बना रहा होता है। तभी उसके क्रू का एक मेंबर वहां आकर उसे बताता है कि पूरी शिप में आग लग
चुकी है लीडर। वहीं पर हम 13 को देखते हैं जो कि एक लकड़ी के बॉक्स में छुपी हुई बस ये दुआ कर रही थी कि आइक उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले और यहाँ से ले जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे पायरेट्स 13 को ही ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर दो लोग तो कहते हैं कि अगर वो लड़की हमें एक बार मिल गई तो हम उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। ये सारी बातें 13 भी सुन रही होती हैं और वो ये सब सुनकर बहुत डर जाती हैं। और तभी दो लोग 13 को ढूंढ लेते हैं और उसे लात मारकर उस बॉक्स के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तभी 13 अपने सेल्फ डिफेंस में वहाँ पड़ा एक लकड़ी का ढक्कन उठाकर एक पायरेट के मुंह पर मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। पर वो ज्यादा भाग नहीं पाती है क्योंकि कैरोसा 13 के पैर के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और तभी कैरोसा 13 के पास आकर बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन बुरी मेट्स को सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। और फिर कैरोसा अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो आदमी अपनी एक्स लेकर 13 के पैर को काटने वाला था कि तभी वो आदमी किसी अनजान फोर्स से फुर्र उड़ जाता है, जो देखकर कैरोसा काफी हैरान हो जाता है कि ये किसने किया। अरे सारी पब्लिक को मालूम है कि कौन आ चुका है, तुमको नहीं मालूम। वो देखता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि आइक होता है और आइक को देखते से ही तो 13 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हीरो के पास चली जाती है। आइक को देखते से कैरोसा अपने आदमियों को आइक को मार डालने का ऑर्डर देता है, जिसके जवाब में आइक अपने पावर से उस शिप के ऊपर बिजली गिरा देता है और फिर आइक एक एक करके सभी पायरेट्स को शिप से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद आइक 13 के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे से चल सकती हो। जिस पर 13 ब्लश करते हुए बोलती हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। आगे 13 कहती हैं कि मैं तो बस एक गुलाम थी जिसे तुम जब चाहे छोड़ सकते थे। जिस पर आइक कहता है कि नहीं, तुम मेरी मेड हो और एक मास्टर अपनी मेड को कभी नहीं छोड़ता, समझ गई। और फिर आगे आइक ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था, मैंने देखा था कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, तो मैं तुम्हारे इस भरोसे को कैसे तोड़ सकता था। तभी वहाँ पर पीछे से कैरोसा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं हो। और 13 और आइक कैरोसा को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है, लेकिन आइक उस हमले से खुद को और 13 को आराम से बचा लेता है। लेकिन तभी फिर कैरोसा अपने हाथ से एक स्पेल यूज करता है और कहता है कि तुमने इस शिप को ढूंढ लिया, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, लेकिन अब वो लड़की ना मेरी हो चुकी है और तुम्हारे गायब होने का वक्त आ चुका है। इतना बोलते ही वो इस स्पेल को आइक के ऊपर लॉन्च कर देता है और आइक को उस हमले से खुद को और 13 को बचाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी कैरोसा फिर से एक स्पेल यूज करता है जिससे शिप की पूरी दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर कैरोसा सोचता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने आइक के साथ साथ 13 को भी मार दिया। पर लग गए, हाँ लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। कैरोसा को खतरनाक शौक लगता है जब वो देखता है कि आइक और 13 समुंदर में से सही सलामत बाहर निकल कर आ रहे हैं। और फिर पानी से बाहर आने के बाद आइक कैरोसा से कहता है, तुमने जो 13 को इतना परेशान किया है, तुम्हें उसका नतीजा भुगतना होगा और अब से तुम्हारे पायरेट होने के दिन खत्म होते हैं। अब ये सब सुनकर और देखकर कैरोसा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आइक से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। लेकिन इससे पहले कि उसे इसका जवाब मिल भी पाता, आइक अपनी पावर से इतना खतरनाक मैजिक यूज करता है कि पूरा समुंदर हिल जाता है। और तभी हम कैरोसा के क्रू मेंबर को देखते हैं जिनको ये सब क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। वो तीनों बस आपस में ही एक दूसरे से इसके बारे में सवाल पूछ ही रहे थे कि तभी कैरोसा हवा में उड़ता हुआ उन तीनों के पास आकर गिरता है और ये तीनों तो उसे देखकर सदमे में जा चुके थे। तभी आइक उनके पास आकर बोलता है कि चलो वापस चलते हैं क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी ने कैरोसा और उसके सभी क्रू मेंबर को पकड़ लिया होता है। और फिर आगे आइक उगते हुए सूरज को देखकर 13 से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि तुमने ही मुझे बताया था कि उनका शिप कहाँ पर है और इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा और उन्हें हरा पाया और चुराए हुए सामान को भी वापस ले पाया। आइक की ये सारी बातें सुनकर 13 सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम एल्त्रिया को देखते हैं जो आइक से कहती है,
कमाल है, मुझे नहीं लगा था कि तुम उन लोगों को जिंदा पकड़ पाओगे। जिस पर आइक कहता है कि हाँ, अगर मैं अवॉइड कर सकूं तो मुझे किसी को मारने की जरूरत ही ना पड़े। जो सुनकर एल्त्रिया कहती है कि डीमन लॉर्ड आर्मी का मेंबर किसी को मारना नहीं चाहता। डीमन लॉर्ड आर्मी के किसी मेंबर के मुंह से ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर आगे एल्त्रिया कहती है कि जैसा कि हमने प्रोमिस किया था, हम तुम्हें तुम्हारा ट्रेड ट्रीटी जरूर देंगे, पर ध्यान रखना ये सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि किंग अलायंस को अगर इसके बारे में पता चल गया तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। फिर जो सुनकर आइक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सीक्रेट ही सही, मैं बस ट्रीटी मिलने से बहुत खुश हूँ। जिस पर एल्त्रिया आइक से कहती है, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया, अब ट्रीटी के एग्जैक्ट डिटेल्स देख लेते हैं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में दूसरी तरफ हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घायल हो गए थे। वहाँ पर हम सेफिरो और लिलिथ को देखते हैं, जहाँ पर सेफिरो लिलिथ से पूछती हैं कि अब उनके पास कितने दिन का खाना बचा है। जिस पर लिलिथ कहती हैं कि सिर्फ 3 दिन का ही खाना बचा है। जिसके बाद फियोरेंटिना कहती है कि अब दीवारों के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें इस जगह पर हमला करने के लिए कहना पहले से ही एक जाल भी हो सकता है। जिस पर सेफिरो कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब साफ साफ है कि उनका प्लान हम लोगों को मारने का था। आगे फिर सेफिरो फियोरेंटिना से कहती हैं कि रेडी हो जाओ और बाकियों को भी रेडी कर लो, क्योंकि अब हम लोग हमला कर रहे हैं। जो सुनकर फियोरेंटिना कहती हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि हम काफी कम हैं और ऊपर से तुम घायल भी हो। जिस पर सेफिरो कहती हैं, तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम सभी बिना कुछ कोशिश किए ही बैठे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं उन कायर लोगों में से नहीं हूँ जो बिना कुछ किए ही बस इंतजार करे और फिर मर जाए। मैं तो उनमें से हूँ जो जीतने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम वापस से इधर आइक को देखते हैं, जो कि कहीं पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर 13 आती है और आइक से कहती है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो आइक पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो सुनकर आइक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में? वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो 13। जो सुनकर 13 भी कहती हैं, सच में? मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई। जिसके बाद आइक 13 से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए? जिस पर 13 कहती हैं कि हाँ, मैं रेस्ट करना तो चाहती थी, लेकिन मैं ये पार्टी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि एट दी एंड ये हम दोनों के लिए ही तो हो रही है। और तो और ऊपर से एल्त्रिया ने मुझे पहनने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी दी है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर यूरिया आकर सीधे आइक के गले लग जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। और तभी 13 यूरिया से कहती हैं, ऐसा मत करो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। और हाँ, सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। यह देखकर यूरिया आइक से दूर हो जाती है। फिर आगे 13 आइक के कपड़े ठीक करने लगती हैं, जो कि यूरिया की वजह से खराब हो गए थे। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर यूरिया कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर हम लोग अंदर पार्टी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आइक के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि उसने लेडी यूरिया का दिल जो जीत लिया था। और कुछ लड़कियां तो उसे क्यूट भी बोल रही थी, जिससे आइक थोड़ा परेशान भी हो जाता है। जो देखकर यूरिया आइक से उन सभी को इग्नोर करने को कहती है। जिसके बाद ये तीनों एल्त्रिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एल्त्रिया यूरिया से कहती है कि तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही हो मेरी प्रिंसेस, और तुम्हारा टेस्ट भी काफी अच्छा है। जिसके बाद एल्त्रिया आइक से कहती है कि यूरिया का ख्याल रखना। जो सुनकर आइक को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन से ख्याली पुलाव पुकारी हैं। और तभी एक बंदा वहाँ पर चिल्लाकर बोलता है कि जितने भी लोग आज रात यहाँ पर आए हैं उनका शुक्रिया, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में लेडी यूरिया की रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। ये सुनते से ही तो आइक के कबूतर उड़ जाते, ये क्या बोल रहा है। और जब आइक इसके बारे में एल्त्रिया से पूछता है तो वो उससे कहती है कि अगर तुमने मना किया तो ये ट्रीटी कैंसिल हो जाएगी। अब ये सब ड्रामा चल ही रहा था कि तभी उनकी तरफ एक व्हाइट कलर का मैजिक सर्कल आता है और वहाँ पर फिर पूरी तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस धुएं में से डीमन लॉर्ड निकलती हैं। वो आते ही आइक से कहती हैं कि अब तुम्हें वापस जाना होगा। और तभी हमें डीमन लॉर्ड आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेफिरो की बहुत बुरी हालत हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।